नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। तो आइए, कल हम इकोनॉमिक्स का पेपर देने जाने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आपको डिफरेंस के रूप में भी आ सकते हैं, आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए भी आ सकती है, या ये आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों तो पढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए। और जो पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं उन्हें हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन, देखिए हमारा है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस चैप्टर में से आपको एक ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है वो इसी में से आपका बन जाए और आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, जैसे एक फर्म के बारे में बात करना है, किसी एक इंसान के बारे में बात करना है, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे शुगर इंडस्ट्री की रिसर्च करना है, तो वो क्या है दोस्तों, इंडिविजुअल यूनिट है। तो वहाँ पे स्टडी कौन सी होगी, माइक्रो। माइक्रो को हिंदी में हम बोलते हैं दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र, जहाँ पर हम एक इकाई का अध्ययन करते हैं, व्यष्टि। ठीक है दोस्तों। और मैक्रो मतलब होता है दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब सम मतलब इकट्ठा करना, जहाँ हम एग्रीगेट की बात करते हैं। एग्रीगेट मतलब किसी एक फर्म की बात ना करते हुए हम नेशनल इनकम, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या एग्रीगेट सेविंग, इन सब की बात करते हैं जहाँ पर हम। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ होता है मैक्रो। एक और ऑब्जेक्टिव बनता है कि मैक्रो जो है वो वर्ड कहाँ से आया है, तो मैक्रोज वर्ड से आया दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी का। देखो, द माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रिंसिपल, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज कंसर्निंग द ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। का मतलब बहुत बड़ा हो गया ना, बहुत लेंदी हो गया। देखिए आपको एग्जाम में आप एक थोड़ा सा इसमें स्मॉल पॉइंट्स भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको पहले छोटे पॉइंट्स करवा दूं जो आप इजीली याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ये पॉइंट बहुत इजी। थर्ड पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडी, द मेन इंस्ट्रूमेंट आर डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक में जो आपके मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, डिमांड और सप्लाई, मांग एवं पूर्ति। वही यहाँ पर भी है, बस इनके आगे लग गया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, बस एग्रीगेट लगा दोगे तो मैक्रो का बन जाएगा। सिंपल डिमांड सप्लाई लिखा, माइक्रो का हो गया। ठीक है, बेसिक अजम्पशन, देखिए कुछ मान्यताएं होती जो पहले से मानी जाती है। तो इट अज्यूम्स, मैक्रो वेरीज टू द कांस्टेंट, एज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट और कांस्टेंट प्रोडक्शन और इनकम। और इट एज्यूम्स दैट माइक्रो अवेलेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको लगे ये पॉइंट भी बड़ा हो रहा है दोस्तों, तो हम इस पॉइंट को भी इग्नोर कर सकते हैं। हम पढ़ते फोर्थ पॉइंट, ये सिंपल है। इसे हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये होता है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो माइक्रोस से आया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है मैक्रोस से आया है। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स है दोस्तों। कौन से वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स। माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब लार्ज। दिख रहा है आपको, तो ये आप आसानी से 4 पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट आप देखिए, थर्ड पॉइंट सिंपल है, फिफ्थ पॉइंट सिंपल है, सिक्स्थ पॉइंट सिंपल है और डेफिनेशन सिंपल है। 4 पॉइंट आप कर सकते हैं। एग्जाम में 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। आप क्या करना है, थोड़ा बहुत याद करके रखना है ताकि इसमें आपके नंबर ना कटे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला डिफरेंस हो गया है। ये आपको बहुत काम आएगा पेपर में। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक भी पूछते हैं आप इसमें से लिख सकते हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, अगले डिफरेंस की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा डिफरेंस है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में। ये चैप्टर आपको मनी बैंकिंग में से आ रहा है दोस्तों। देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बनता है। सेंट्रल बैंक को हम एपेक्स बैंक कहते हैं। ठीक है, बैंकों की बैंक भी कहते हैं, बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक्स। और कमर्शियल बैंक क्या होती है, इट फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक के अंडर में रहकर काम करती है। ठीक है, पॉइंट था हमारा पोजीशन, मतलब इनकी स्थिति क्या होती है। दूसरा, प्राइमरी एम, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सेंट्रल बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है पब्लिक वेलफेयर, मतलब जनता की जो है वेलफेयर करना, और मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करना। कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है, फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए आपको डाउट होगा, तो कमर्शियल बैंक वो होते हैं जहाँ पे अपन खुद खाते खुलवाते हैं, अकाउंट्स ओपन करवाते हैं, है ना, पर्सन्स। वो सेंट्रल बैंक क्या होती है,
जो कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स अपने खाते में ओपन करती है। सेंट्रल बैंक जो एपेक्स बॉडी होती है, इसको बैंकों की बैंक बोलते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है से इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई, उसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक के फंक्शन बताइए। या कमर्शियल बैंक क्या होती है? जहाँ पे अपना अकाउंट होता है, तो इनके फंक्शन क्या होते हैं कि ये जो हम यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, हमें टाइम पर लोन प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे एजेंसी वाले वर्क करते हैं हमारी तरफ से, है ना, जैसे आपका एजेंट के रूप में काम करना, ट्रस्टी के रूप में काम करना, आपको लॉकर फैसिलिटी देना, है ना, चेक फैसिलिटी देना, से बहुत सारे फैसिलिटी हमें बैंक से देती है, वो कमर्शियल बैंक होती है। ठीक है, फिर डीलिंग विद पब्लिक, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट डील नहीं करती, ये डायरेक्टली डील करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ये 3 पॉइंट सिंपल है, बाकी पॉइंट भी देख लें। देखिए दोस्तों, 4th पॉइंट, नोट इशू। नोट इशू की पावर सिर्फ किसको होती है? सेंट्रल बैंक को, मोनोपोली राइट, वैसा नॉट अ इशूइंग अथॉरिटी। ये कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो कॉइन्स हैं या 1 रुपये का नोट है, वो कौन इशू करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये याद रखना ध्यान से कि 1 रुपये का नोट और कॉइन कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी सारे नोट इशू कौन करता है? तो सेंट्रल बैंक। इंडिया में कौन करता है? तो आरबीआई। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, तो इट इज़ अ कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज। ये होता है कस्टोडियन, मतलब गार्डियन टाइप में, और इट कैन डील विद फॉरेन एक्सचेंज विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। ये तभी डील कर सकता है जब सेंट्रल बैंक परमिशन हो। तो 5 पॉइंट हमने अच्छे से कर लिए हैं, इतना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आइए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एक और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बेटा है बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस। देखिए ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसके ऑब्जेक्टिव भी पेपर में आते हैं, ध्यान रखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अपन कितना माल फॉरेन में भेजते हैं और कितना माल वहाँ से मंगाते हैं, उन दोनों के बीच का अंतर होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड टोटल पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो विदेशों से हम एक्सचेंज करते हैं उसमें कितना पैसा हमारे पास रिसीव हुआ है और कितना हमने पेमेंट किया है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिनेशन ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिफर्स टू डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओनली। ये हमको जानकारी देता है सिर्फ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट कंप्राइज नॉट ओनली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बट ऑल्सो सर्विस, कैपिटल एंड गोल्ड। देखो आप जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करोगे सिर्फ उसके बारे में बताएगा, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको आपने कितनी सर्विस प्रोवाइड करी, कितनी कैपिटल है, कितना गोल्ड है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है, ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम आते हैं जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल दोनों आइटम आते हैं दोस्तों, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल दोनों आइटम आते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट मे बी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में भी हो सकता है और अनफेवर में भी हो सकता है, लेकिन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज़ ऑलवेज बैलेंस, लेकिन ये हमेशा बैलेंस में होता है दोस्तों, ठीक है। आइए एक और पॉइंट देख लें इसका। देखिए दोस्तों लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही हिस्सा है, ध्यान से सुनिएगा। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ब्रॉडर, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर इतना बड़ा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इसी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो इतना बड़ा हिस्सा हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा बड़ा होता है, ब्रॉडर होता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड इसी का एक छोटा सा एक हिस्सा होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। मीनिंग, दिस टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड वेल्थ, ऐसी टैक्स जो किसी मनुष्य की आय और वेल्थ जो पूंजी तो इस पर लगते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और सच टैक्स जो इम्पोज्ड ऑन द गुड्स कंजम्पशन एंड सर्विस, मतलब जो गुड्स और सर्विस पे लगते हैं, जो मनुष्य उपयोग करता है उस पर लगते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब बर्डन ऑफ टैक्स, टैक्स का भार किस पे होता है बेटा, तो इट फॉल्स ऑन द पर्सन हु पेज इट। डायरेक्ट टैक्स में भार किसे पड़ेगा, जो इंसान पे करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, भार ट्रांसफर हो जाता है, भार शिफ्ट हो जाता है दूसरे पर्सन को। कैसे, देखो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने कमाया या आपने घर खरीदा तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो, आप भरते हो ना, वेल्थ टैक्स भरते हैं ना अपन, या इनकम टैक्स भरते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है,
आपने देखो जीएसटी वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। आप कोई भी कपड़े खरीदें या आप रेस्टोरेंट से खाना खरीदें, होटल से कुछ खाना खाएं, तो आपको पता नहीं पड़ता, आपके बिल में ऑलरेडी जीएसटी की अमाउंट जुड़ के पे होती है। तो वो क्या है, बर्डन जो है, भले जीएसटी पे अपन नहीं करेंगे, दुकानदार करेगा, लेकिन वो उसकी चार्जेस इनडायरेक्टली बियर कौन कर रहा है, कंज्यूमर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट। अब इम्पैक्ट क्या होता है, किस पे इम्पैक्ट होता है, देखो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मोर रिच, जो अमीर होता है उसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको सेम टैक्स भरना पड़ता है। देखिए इनकम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब अमीर को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सभी को सेम टैक्स भरना पड़ेगा। देखिए अगर आप डोमिनोज पे पिज़्ज़ा खाने जाओगे तो अगर आपको 15 रुपये चार्ज लगेगा तो जो अमीर होगा उसी को भी उतना ही पे करना पड़ेगा। ठीक है। इसकी एग्जांपल इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हाँ डेट टैक्स भी, भाई मरने में टैक्स चुकाना पड़ता है। हाँ, सेल टैक्स का हम जीएसटी बोल सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, रोड टैक्स होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बेटा ये ध्यान रखें, डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ, डिफरेंस याद जल्दी हो जाते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं दोस्तों, देखिए सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होते हैं, एक के बदले दूसरे को यूज़ कर लो, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक के साथ दूसरा। देखिए आप जाते हो कहीं भी कैफ़े वगैरह तो आप क्या बोलते हो कि यार आप जूस मंगाते हो, कोल्ड ड्रिंक मंगाते हो, तो आपके साथ में स्टिक आती है ना कॉम्प्लीमेंट्री। या कोई अच्छी होटल में खाना खाने का तो उन्होंने बोला कि आज हमारी तरफ से होटल में आप खाना खा रहे हो तो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री जूस है या कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, ऐसा कुछ होता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक के साथ दूसरा ऑटोमेटिकली आपको चाहिए, और सब्स्टिट्यूट क्या होता है, एक के बदले दूसरा। ध्यान रखिएगा, देखिए दीज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अनदर, जब एक के बदले को दूसरा गुड्स यूज़ कर सके सब्स्टिट्यूट। और कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है, दीज गुड्स विच आर यूज टुगेदर एट ऑब्टेन सेटिस्फेक्शन, जिनको साथ में यूज़ करते हैं ताकि पूरी सेटिस्फेक्शन मिल पाए, होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए टी और कॉफ़ी, कोक और पेप्सी, ये सब्स्टिट्यूट है। अगर मान लो टी के अचानक से प्राइस इंक्रीज हो जाए तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पीना चालू कर देंगे। ठीक है, होगा ऐसा, कोक में भी ऐसी होगा। वो कार और पेट्रोल ये कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, पेन और इंक। अब देखो कार खरीद ली पर पेट्रोल नहीं डलाओगे तो कार चलेगी क्या, नहीं। पेट्रोल खरीद लिया, कार नहीं तो क्या करोगे पेट्रोल का, है ना। वैसे पेन और इंक, अगर पेन में इंक नहीं है तो पेन कोई काम का नहीं है, और इंक की बॉटल रखी पर पेन नहीं है आपके पास तो भी कोई काम का नहीं है। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एक के साथ ही दूसरा यूज़ करने में काम आएगा, वरना नहीं आता है। लेकिन सब्स्टिट्यूट एक के बदले दूसरा यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब डिमांड कैसी होती है इनकी, तो द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आर कॉम्पिटेटिव डिमांड। इनकी डिमांड कैसी होती है, कॉम्पिटेटिव। इसका मतलब कि भैया अगर एक के प्राइस बढ़े तो लोग उसको यूज़ करना छोड़ के दूसरे को यूज़ करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब अगर एक वस्तु की, एक गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, पी से प्राइस बढ़ जाएगी, तो दूसरे वाले गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन। मतलब आप चाह के भी प्राइस नहीं बढ़ा सकते, आपने प्राइस बढ़ाई तो लोग ऑटोमेटिकली दूसरे गुड्स पे चले जाएंगे, तो एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, इनकी डिमांड होती है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड मतलब अगर पेट्रोल के भाव, सॉरी कार के भाव कम हुए, कार के क्या होगा, भाव कम हो गए, तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल को यूज़ करना शुरू कर देंगे। मतलब भाई कार के भाव जब कम होंगे तो कार की डिमांड बढ़ेगी ना, और जब कार की डिमांड बढ़ेगी तो साथ में पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, तो ये दोनों साथ साथ में बढ़ रहे हैं। कम होंगे भी साथ साथ में, कार की डिमांड कम तो पेट्रोल की डिमांड भी कम, कार की डिमांड ज़्यादा पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा। भाई पेन ज़्यादा महंगे तो इंक भी ज़्यादा महंगी, पेन सस्ते तो इंक भी सस्ती। समझ में आया। तो कॉम्प्लीमेंट्री में जॉइंट होता है, हम साथ साथ हैं, और सब्स्टिट्यूट में हम तुम्हारे हैं कौन। ठीक है, याद रखेगा, ये काम आएगा एग्जाम में। 3 पॉइंट का याद करना है आपको, पेपर में 3 नंबर में से आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहाँ देखो ध्यान से, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे बायर और सेलर बहुत सारे होते हैं। न्यूमरस नहीं याद हो तो आप लिखो लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, लार्ज, LARGE, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर। तो यहाँ पे आएगा लेस नंबर ऑफ बायर और सेलर। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन में लेस होते हैं। ठीक है, सेलर कम होते हैं, बायर तो उतने ही होते हैं। फिर
देखो परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या होता है मैं आपको बस समझाऊंगा शुरू से। मैंने एक इसके पहले मेरी ऑब्जेक्टिव की वीडियो डाली है, नहीं देखी देख लेना आप सब जने, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको 12th के। तो वहाँ पर मैंने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली चारों मार्केट के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा मोनोपोली जो है ओमिट हो चुका है एमपी बोर्ड के लिए, तो वो नहीं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली इनको बहुत ध्यान से सुनना है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पर सभी के पास सेम नेचर के प्रोडक्ट होते हैं, प्राइस सब दूर सेम होती है, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। फर्म होती है प्राइस टेकर नॉट मेकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये बताना मुझे कि क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है क्या कि देखो मान लो आपकी दुकान भी समोसे की है और सामने भी दुकान भी समोसे की है। हो सकता है ना कि कई बार भैया आपकी क्वालिटी उनसे अच्छी हो, आप टेस्ट अच्छा देते हो, तो आपके समोसे ज़रूर है ना कि 5 में बेचोगे। सामने वाला अगर 5 रुपये में बेच रहा है, 10 रुपये में सेल कर रहा है, तो आप चाहे तो अपने समोसे 12 में सेल करो, भाई आपकी क्वालिटी अच्छी है। तो ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट कंपटीशन, देखो ये सिर्फ इमेजिनरी होता है। क्या होता है? इमेजिनरी, काल्पनिक। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन प्रैक्टिकल होता है। मार्केट में भैया हमेशा परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके अलावा जो फिर थर्ड पॉइंट याद करना है आपको, देयर इज़ अ फ्री कॉम्पिटिशन बिटवीन बायर और सेलर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बिल्कुल फ्री कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन यहाँ पे देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन बायर और सेलर। यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, भी अपना अपना काम करो। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना, ठीक है, सब अपना अपना काम करने के लिए फ्री है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, द प्राइस ऑफ कमोडिटी टेंड्स टू बी सेम। ऐसा माना जाता है कि इनकी प्राइस सेम होती है, और यहाँ पे डिफरेंट प्राइस इज प्रिवेल इन मार्केट। यहाँ पे प्राइस सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है दोस्तों। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपको करना हो तो एक पॉइंट और दिखा देता हूँ आपको, जल्दी से एक पॉइंट और देख लीजिए आप। ये देखिए, साइज ऑफ फर्म ऑप्टिमम, फर्म का साइज नॉर्मल होता है, और इम्परफेक्ट में ऑप्टिमम मतलब साइज ऑप्टिमम नॉर्मल लेवल पे नहीं होता है। फैक्टर प्रोडक्शन मोबाइल, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो सेम रहता है, यहाँ पे मोबाइल नॉट मोबाइल चेंज होता रहता है, ठीक है दोस्तों। आइए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों हमारी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके अलावा मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जल्दी से रात तक आपके लिए, शाम तक, तो आपके लिए काम आ जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन डिफरेंस। तो देखिए हम पढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है दोस्तों, पहली बात देखिए, व्हेन अ कंट्री डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर कंट्री। जब किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कोई भी रिलेशन नहीं होता। कैसा रिलेशन दोस्तों? इकोनॉमिक, मतलब पैसों का कोई भी लेन देन या गुड्स का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और व्हेन एनी कंट्री स्टैब्लिश इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर कंट्री, और जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कोई भी इकोनॉमिक रिश्ता रखती है, रिलेशन रखती है, तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, ठीक है दोस्तों। सेकेंड, इन क्लोज्ड इकोनॉमी जीडीपी एंड नेशनल इनकम इज इक्वल, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम दोनों इक्वल होती है, और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है और ये एक रियल कॉन्सेप्ट है। देखो इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी वास्तव में पॉसिबल है क्या? आपको पता है कि अलग अलग कंट्रीज़ होती है, जैसे इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, जापान है। अब आपको पता है कि आजकल ज़माना ग्लोबलाइजेशन का है, हर कंट्री दूसरी कंट्री पे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है गुड्स या कमोडिटी के लिए। तो इसलिए आज की तारीख में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कंट्री दूसरे पर डिपेंड ना हो या कोई रिलेशन ना हो उनसे, ठीक है। तो ये सिर्फ इमेजिनरी है और ये रियल कॉन्सेप्ट है। फिर क्लोज्ड इकोनॉमी जो है दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल, मतलब नहीं के बराबर कैपिटल फॉर्मेशन होता है दोस्तों, मतलब पूंजी को लगाना। और ये कौन सा होता है? नॉर्मली बेटा फिक्स्ड फैक्टर में होता है, ध्यान रखना। और ओपन इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ टेक प्लेस, यहाँ पर आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है। एक और ध्यान रखना जो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसके अंदर होते हैं 3 सेक्टर, क्लोज्ड इकोनॉमी में 3 सेक्टर, ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ सेक्टर क्लोज्ड में 3, ओपन में 4, ये ध्यान रखना आप। अब अगला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है नेशनल इनकम और प्राइवेट इनकम में। नेशनल इनकम क्या होती है दोस्तों? इट इंक्लूड इनकम बोथ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इनकम को प्लस कर लो तो वहाँ होता है नेशनल इनकम। में पब्लिक सेक्टर कौन कौन से होते हैं?
जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो गवर्नमेंट ही उसको स्पॉन्सरशिप भी करती है। और प्राइवेट कौन से होते हैं, जिसको प्राइवेट इंसान करता है, ठीक है। और यहाँ पर इट इंक्लूड द इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर ओनली, यहाँ पर सिर्फ अपन प्राइवेट की बात करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड नेशनल इनकम, इसमें नेशनल इनकम नहीं होती है। और इट इंक्लूड बोथ इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम, इसमें इनकम भी होती है दोस्तों और ट्रांसफ़र इनकम भी होती है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये इसका हिस्सा नहीं होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम। फिर नेशनल इनकम इज़ द इनकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में के नागरिक कितनी इनकम जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। और प्राइवेट इनकम ऑफ द इनकम ऑफ द पीपल आर इंक्लूडेड, इसमें क्या होता है कि प्राइवेट इंसान कितना इंक्लूड कर रहे हैं, बस उसी को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस में डिफरेंस। देखो, मार्केट प्राइस एक शॉर्ट टर्म की प्राइस है, नॉर्मल प्राइस लॉन्ग टर्म प्राइस होती है। मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट बदलती रहती है, नॉर्मल प्राइस स्टेबल स्थिर रहती है दोस्तों, चेंज नहीं होती। मार्केट प्राइस रियल होती है, नॉर्मल प्राइस इमेजिनरी होती है दोस्तों, मतलब काल्पनिक होती है, ठीक है। मार्केट प्राइस जो होती है दोस्तों मे बी लेस और मोर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जितने में आप माल बना रहे हो मार्केट प्राइस उससे कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल प्राइस हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल होती है दोस्तों, ठीक है। फिर डिमांड हैज़ गॉट मोर इम्पैक्ट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, जब मार्केट प्राइस आप लगाते हो तो उसके लिए डिमांड आपको देखना पड़ती है कि मार्केट में आपकी वस्तु की डिमांड कैसी है। और नॉर्मल प्राइस के लिए आपको देखना पड़ता है सप्लाई, ठीक है बेटा, कि सप्लाई कितनी है। ध्यान रखना दोनों में, यहाँ पर मार्केट प्राइस के लिए डिमांड पे ध्यान रखना पड़ता है, नॉर्मल प्राइस के लिए सप्लाई पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। इतना याद रहेगा, 5 पॉइंट मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको सिर्फ 4 या 3 ही करना है जो आपको ठीक लगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस। देखिए मीनिंग क्या होता है, स्टॉक रिफर्स टू इंटायर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज़ इन द कस्टडी ऑफ सेलर। देखो जो बेचने वाला है, दुकानदार है, उसकी दुकान में जितना भी माल रखा है, उसकी कस्टडी के अंदर जितना भी माल रखा है उसको हम स्टॉक बोलते हैं दोस्तों। और सप्लाई क्या होता है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट गिवन प्राइस एट गिवन टाइम एंड प्लेस। दुकानदार किसी निश्चित समय पे कितना माल और कितनी कीमत में देने को तैयार है उसको हम सप्लाई बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी दुकान के अंदर मैंने गोडाउन बनाया हुआ है, गोडाउन के अंदर अपन ने सामान भरा हुआ है बहुत सारा, लेकिन अभी की तारीख में मैं गोडाउन का पूरा माल तो बेचूंगा नहीं, मैं सिर्फ दुकान का माल पहुँचाऊँगा। और दुकान का माल जो मेरी दुकान में रखा है वो मैं कितनी कीमत पे बेचना चाहता हूँ, कितना माल बेचना चाहता हूँ, मेरे ऊपर है वो। तो देखो जो पूरा माल रखा हुआ है वो स्टॉक होगा, वो जितना माल मैं पब्लिक को बेचना चाहता हूँ या अभी बेचने के लिए दुकान में रखा है मैंने, वो क्या होगा, मेरा सप्लाई, ठीक है दोस्तों। अब डिपेंड, स्टॉक डिपेंड ऑन प्रोडक्शन, कि आपकी दुकान में कितना स्टॉक रहेगा ये किस बात से पता पड़ेगा, प्रोडक्शन, भाई कितना माल हमने बनाया। और सप्लाई क्या पे डिपेंड करता है, स्टॉक पे और प्राइस पे। देखो आपको माल बेचना है मतलब सप्लाई करना है, तो सप्लाई क्या पे डिपेंड करता है कि भैया आपके स्टॉक में कितना माल है और आप कितनी कीमत में उस माल को बेचना चाहते हो। देखो दुकान में माल होना अलग बात है और निश्चित कीमत पे माल बेचना दूसरी बात है ना। देखो आप दुकान पे गए, आपने कोई ड्रेस पसंद करी और आपने दुकानदार से पूछा कितने रुपए, उसने बोला 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। आपने बोला कि नहीं भैया मैं तो 200 दूंगी। भाई हमारे ऐसे होता है ना, मम्मियाँ होती है या कोई चाचियाँ होती है या कोई बुजुर्ग होता है, क्या बोलता है, दुकानदार ने बोला भाई 1500 रुपये की है, तो अपने घर में चलते हैं, हाँ 250 में तो मिलती है साड़ी, 200 में तो मिलती है, ऐसा होता है ना। इसका मतलब क्या है कि भैया उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, तो स्टॉक ही है। अगर दुकानदार उसको तुमको 200 में देने को तैयार हो जाए तब वो हो जाएगी सप्लाई, उसके पहले क्या रहेगी, वो स्टॉक, ठीक है। आगे देखो, स्टॉक कैन बी ग्रेटर देन सप्लाई, स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा होता है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है। बट सप्लाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टॉक। देखो स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज़्यादा होता है, वही गोडाउन का माल बेचे गए माल से ज़्यादा ही होगा ना, लेकिन कभी बेचा हुआ माल तुम्हारे रखे हुए स्टॉक से ज़्यादा होगा क्या, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है भाई, पॉसिबल ही नहीं होगा ये तो। अगला देखें, ऑर्डर ऑफ एक्सिस्टेंस, स्टॉक कम्स बिफोर सप्लाई, स्टॉक सप्लाई के पहले आता है, सप्लाई फॉलो द स्टॉक।
और सप्लाई जो है वो स्टॉक के बाद में आता है। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका एक पॉइंट और बन जाता है बेटा स्कोप। क्या बन जाता है? स्कोप। तो आप बोलो यहाँ पर वाइडर स्कोप, वाइडर स्कोप, और यहाँ आप बोलो नैरो स्कोप, नैरो स्कोप। इसको पूरा लिख लेना, जैसे स्टॉक हैज़ वाइडर स्कोप, सप्लाई हैज़ नैरो स्कोप। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ करंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस फोर्स और पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन। ऐसा कोई भी खर्चा जो रेगुलर बेसिस पे होता है, जैसे मान लो सरकार को डिफेंस मतलब आर्मी पे खर्चा करना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना आया था तो सरकार को इंजेक्शन लगवाने के लिए लगातार पैसे खर्चा करना पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसा खर्चा जो हमेशा होता रहता है, लगातार बना रहता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल वाले क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे जो हमको एक बार खर्चा करना पड़ते हैं, बार बार नहीं करना पड़ते। जैसे कोई भी असेट्स को बनाने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है या लाइबिलिटी को कम करने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये होते हैं कैपिटल नेचर के खर्चे। ठीक है, इट इज़ ऑफ रिकरिंग टाइप नेचर। देखो ये कैसा होता है? रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला। वो ये क्या होता है? नॉन रिकरिंग। जैसे आपको घर बनाना है तो घर बनाने में एक बार पैसा लगता है भैया, तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और घर में खाना भरना है या आपको ड्रेस खरीद के लाना है, आपको तेल नमक मिर्ची शक्कर भरना है, तो वो खर्चा क्या होगा? आपका रेवेन्यू। ठीक है, ये होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जो आप इसे खर्चे करते हो उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता। सरकार जो खर्चे करती है ना ऐसे, उसमें सरकार डेवलपमेंट नहीं करती है। ये तो सिर्फ भाई आर्मी के लिए लगना है तो लगना ही है, पढ़ाई के लिए लगना है तो लगना ही है। लेकिन जो सरकार रोड बनाने में खर्चा करेगी, बिल्डिंग बनाने में खर्चा करेगी, महल बनाने में खर्चा करेगी, वो बाद में भी काम आएंगे, तो वो होते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स को ध्यान से याद रखना, पेपर में ये पहले भी आ चुके हैं। तो देखो, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि इतने सारे डिफरेंस पेपर में आएंगे क्या, तो नहीं, इतने सारे डिफरेंस तो नहीं आएंगे, लेकिन इन डिफरेंसेस के आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया था कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो वो आपको उनकी मीनिंग भी अलग अलग पूछ सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है उसको कौन कौन से एग्जाम्पल है उसको अलग 2 नंबर में पूछ सकते हैं। या फिर आपको मैंने सब्सिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताया, तो वो उनको अलग से 2 क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं और में, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में उनके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड इज रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिमांडेड। एक साल के अंदर लोगों द्वारा कितनी वस्तु और कितनी सेवाओं की डिमांड की गई, वो होती है एग्रीगेट डिमांड। और एक साल के अंदर कितने गुड्स और सर्विस को हमने सप्लाई करा है, वो होती है एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल, बहुत आसान डेफिनेशन है। अगला, इट इम्प्लाइज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कम्युनिटी ऑन परचेस ऑफ गुड्स। इसको सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो व्यक्तियों ने वस्तुओं को खरीदने में कितना खर्चा किया, वो होता है एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, सप्लाई इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। अगर मैं प्राइस को लेकर देखूँ, सप्लाई होती है परफेक्टली इन इलास्टिक। फिर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज सेम थिंग। देखो कितना लोग पैसा डिमांड कर रहे हैं या कितना खर्चा कर रहे हैं दोस्तों, दोनों लगभग एक ही बात होती है। और कीन्स के कॉन्सेप्ट के अनुसार एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेवल। ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसको 1-2 बार आप पढ़ के देखोगे, लिख के देखोगे, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये देखिए, नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम, इनकी आपको अलग से डेफिनेशन भी आती है और ये भी आपको अलग से डिफाइन करने के लिए भी एग्जाम में पूछते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है? मीन्स द टोटल इनकम ऑफ गुड्स सर्विस प्रोवाइडेड इन द ईयर फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक देश में एक साल में सारे सोर्सेस से कितने पैसा कमाए हैं, वो नेशनल इनकम में आता है दोस्तों।
और द इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ पर्सन, एक इंसान ने अपने सारे साधन से कितना पैसा कमाया है, वो होता है पर कैपिटल इनकम। दूसरा, नेशनल इनकम इंक्लूड पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम के अंदर पर कैपिटल इनकम इंक्लूड होती है, बट पर कैपिटल इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम का एक पार्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी अगर नेशनल इनकम है, ये पूरी क्या है, नेशनल इनकम, तो इसका इतना हिस्सा ये क्या हो जाएगा, हमारा पर कैपिटल इनकम। मतलब पर कैपिटल इनकम नेशनल इनकम का ही एक हिस्सा है। ठीक है। थर्ड देखें, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। देखो, आप जो जो माल बनाओगे, तैयार करोगे, सबका पार्टिसिपेशन एक्टिव होना चाहिए। और यहाँ पे एक्टिव कॉपरेशन ऑफ वेरियस सोर्स इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कॉपरेशन चाहिए, यहाँ पे पार्टिसिपेशन चाहिए, किसका, वेरियस फैक्टर प्रोडक्शन का, और यहाँ पे चाहिए वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम का, ध्यान रखना। फिर नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो वाला कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक वाला जो हमने पहले पढ़ा है, और पर कैपिटल इनकम कौन सा है, माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। देखो, फिर इनकम जो नेशनल इनकम है वो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, पर्सनल इनकम रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसके पहले जो हमने डिफरेंस पढ़ा था नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम, अगर आपको वो याद नहीं हो रहा है आप उसको इग्नोर कर सकते हो, वो ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन आप इस वाले को ज़रूर कर लेना, वो आप इग्नोर कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, क्वेश्चन भी बनेंगे, ध्यान रखना। स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस, स्टॉक इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये यहाँ फोकस करना। स्टॉक कब मेज़र करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक समय पे हमारे पास कितना माल रखा है उसको स्टॉक बोलेंगे। और फ्लो क्या होता है, एक पूरे महीने या एक पूरे साल में हमारे पास कितना स्टॉक आया गया, क्या हुआ, वो हमारा फ्लो होता है दोस्तों। स्टॉक का डायमेंशन नहीं होता है, मतलब डायमेंशन तो कोई टाइम वाइम नहीं होता अलग से, लेकिन फ्लो का डायमेंशन होता है, जैसे मंथ है, कितने दिन है, कितने मंथ है, कितने ईयर है, उसका होता है फ्लो। स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। मतलब स्टैटिक मतलब स्थिर, वो फ्लो होता है गतिशील, डायनामिक। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, पेपर में ये आ सकता है स्टॉक का। देखो मैं फिर समझा दूँ, स्टॉक मतलब एक दुकान में आज की तारीख में कितना माल रखा है, वो हो गया स्टॉक। और एक दुकान में एक महीने में कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, कितना आया, कितना गया, वो होता है हमारा फ्लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है। देखो, दे नेदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी असेट्स ऑफ गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ना ही ये सरकार की किसी असेट्स को कम करती है और ना ही किसी लाइबिलिटी को बनाती है, ये होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल वाली क्या होती है, दे एदर क्रिएट, या तो लाइबिलिटी जनरेट करेगी या असेट्स को कम करेगी, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ध्यान रखना दोस्तों। अगला, ये रेगुलर होती है मतलब रिकरिंग नेचर की, ये होती है इरेगुलर मतलब नॉन रिकरिंग नेचर, ये बार बार होती है या बार बार नहीं होती है। ऐसा अपन ने एक्सपेंडिचर वाला भी पढ़ा था इसके पहले, ध्यान रखना। फिर देयर इज़ नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन, और इसमें क्या होता है, देयर इज़ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इतना लिखो, देयर इज़ नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन, देयर इज़ फ्यूचर ऑब्लिगेशन। ठीक है, यहाँ पे भविष्य में कोई दायित्व नहीं होता या भविष्य में दायित्व होता है। फिर इसका एग्जांपल, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये टैक्स कैसे होते हैं, रेवेन्यू नेचर के, जो आपको हर साल पे करना पड़ते हैं। लेकिन आपने बोरोइंग्स या डिसइन्वेस्टमेंट लिया है तो ये आपको लॉन्ग टाइम बाद एक बार में पे करना है, बार बार पे नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, रिसिप्ट मतलब आपने पैसा लिया और गवर्नमेंट हमसे टैक्स के रूप में पैसा लेती है, बार बार पैसा लेती है, हर साल लेती है, वो तो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल मतलब एक बार में हमने पैसा लिया लॉन्ग टाइम के लिए, तो ले लिया। देखो, अगर एक बार में कोई बड़ी अमाउंट के लिए गवर्नमेंट पैसा लेगी तो कोई ना कोई लाइबिलिटी बनेगी उसकी, कोई ना कोई गवर्नमेंट का क्या बनेगा दोस्तों, ऑब्लिगेशन बनेगा, कर्तव्य बनेगा गवर्नमेंट का कि ये काम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जैसे बोरोइंग, उन्हें उधार लिया है, डिसइन्वेस्टमेंट करी तो देना पड़ेगा। लेकिन रेवेन्यू में कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, और एलिमेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार
सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई एज अ शेड्यूल ऑफ अमाउंट ऑफ गुड्स। सप्लाई वस्तुओं का एक ऐसा अमाउंट है, वुड बी ऑफर्ड फॉर सेल, जो हम कस्टमर को सेल करने के लिए ऑफ़र करते हैं, एट ऑल पॉसिबल प्राइस, जो हम जितनी भी प्राइस में कस्टमर को सेल करना चाहें जो ऑफ़र करते हैं, एट एनी वन इंटेंस ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय पे, वन पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक निश्चित टाइम पीरियड में, जैसे मान लो एक हफ्ते में, एक वीक में। तो ये सब होता है हमारा सप्लाई। ठीक है, देखो इन विच कंडीशन ऑफ सप्लाई रिमेन द सेम। देखो जैसे मैंने बोला कि 10 दिन तक मेरी दुकान पे 20% ऑफ है, मतलब मैं हर चीज़ पे 20% माइनस करके दूंगा। तो ये क्या हो गया, मैंने एक प्राइस ऑफ़र कर दी कस्टमर को, किसी निश्चित टाइम के लिए ऑफ़र कर दी, और जब कस्टमर उस पर वो ख़रीदने को तैयार है, उस पर्टिकुलर टाइम पे अपन बेचने को तैयार है, तो ये बन जाएगा हमारा सप्लाई। इसका मतलब सप्लाई के एलिमेंट कौन कौन से होगा? देखो पहला क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई, कि हम कितना माल बेचना चाहते हैं, पहली बात तो ये। विलिंगनेस टू सेल, हमको उसको बेचने की कितनी जल्दी है, कितनी हमारे मन में उत्सुकता है कि हम उस माल को बेचना चाहते हैं। देखिए पहला क्वांटिटी, कितना माल बेचना चाहते हैं। विलिंगनेस, उसको बेचने की कितनी इच्छा है। प्राइस ऑफ कमोडिटी, कितने रुपए में बेचना चाहते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय में बेचना चाहते हैं। इन सबको मिला के हमारा बनता है सप्लाई दोस्तों। देखिए एग्ज़ाम में इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अच्छे से, कि सप्लाई के एलिमेंट आपसे पूछे हैं, आप बीच में लिखो सप्लाई, SUPPLY सप्लाई। इसके एलिमेंट यहाँ पे एक ब्लॉक बनाओ, लिखो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई, इसको इसी को लिख दो इसके अंदर। यहाँ पे लिखो आप सिर्फ विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब कितनी हमको बेचने की जल्दी है, विलिंगनेस की स्पेलिंग लिखी है। तीसरा आपने यहाँ नीचे लिख दिया, मान लो इसे 4 बना दिए, यहाँ लिख दिया आपने प्राइस, कितनी कीमत में बेचना चाहते हैं। और चौथा आपने लिख दिया टाइम, कितने समय में बेचना चाहते हैं। थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है कॉपी चेक करने वाले को, और बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा करोगे तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आया सप्लाई कैसी बनती है। एक निश्चित समय पे कितनी कीमत में, कितने प्राइस पे हम वस्तु को बेचना चाहते हैं, वो होता है हमारा सप्लाई, और ये उसके होते हैं एलिमेंट। याद रखना ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और पहले भी आया हुआ है। देखो दोस्तों ये एक और क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मतलब ऐसी कौन कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करेंगे, मतलब सप्लाई उससे आपकी बढ़ेगी या कम होगी। पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, देखो जो वस्तु आप बेचने वाले हो ना, आप उसकी प्राइस कितनी रखते हो वो आपकी सप्लाई पे इफेक्ट करेगी। मान लो आपकी प्राइस कम है तो आप भी कम सप्लाई करोगे, क्योंकि दुकानदार क्या करता है, जब उसको माल महंगा बेचने को मिलेगा तभी बेचेगा, क्योंकि पैसे ज़्यादा मिलेंगे उसको, है ना। तो प्राइस। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, भाई खुद की प्राइस तो ठीक है, लेकिन जो उसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस कितनी है, उससे भी अपनी सप्लाई पे असर पड़ता है। मान लो आप दुकान पे चाय बेच रहे हो, पास वाला कॉफ़ी बेच रहा है, आप चाय बेचोगे 40 रुपये की एक कट, तो ऑटोमेटिकली पास वाला जाके कॉफ़ी पी लेगा जो 10 रुपये में मिल रही होगी। ठीक है, ऐसी होता है ना दोस्तों। तो प्राइस का दूसरे गुड्स का भी असर होता है। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। फिर जो चीज़ आप सप्लाई कर रहे हो मार्केट में, और कौन सी इंडस्ट्री मार्केट में मौजूद है जो सेम प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करने को तैयार है, तो वो भी आपकी सप्लाई पे इफेक्ट करेगी। देखो आपको पूरा पूरा याद नहीं हो रहा, सिर्फ आप 2 लाइन याद करो, सिर्फ इतना याद करो, सफिशिएंट है, पर आपको लिख कर जरूर आना है। इन पॉइंटों को पक्के याद करना है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये लिख कर आना है। क्वेश्चन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, अफेक्टिंग मतलब प्रभाव कौन कौन से डालते हैं। और यही फैक्टर बेटा डिमांड वाले भी हैं, बस ध्यान रखना ज़्यादा सप्लाई है और डिमांड आ जाएगा। और सप्लाई में होता है डायरेक्ट रिलेशन, डिमांड में होता है इन्वर्स रिलेशन, मतलब सप्लाई में पॉजिटिव और डिमांड में निगेटिव। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा अगला पॉइंट है गोल ऑफ द फर्म, हमारी फर्म का लक्ष्य क्या है। प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, हम कितना प्रोडक्शन करने की इच्छा रख रहे हैं, कितना प्रॉफिट पे हम मार्केट में माल बेचने को तैयार हैं। इसके अलावा हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और हमारी बिजनेस से उम्मीदें क्या हैं। अपने को बेटा इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं करना है, 2-3 पॉइंट याद करो, बहुत करो, बस आगे बढ़ते हैं।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ध्यान रखना। अदर थिंग रिमेन सेम, जब अन्य बातें समान रहें। हायर द प्राइस, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगा। ध्यान रखना, सीधी बात है। प्राइस बढ़ी, सप्लाई, देखो यहाँ पे आपने प्राइस को बढ़ाया तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस को आपने कम करा तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम, जब अदर थिंग सेम रहेगी। अब अदर थिंग क्या होती है, वो होंगे इसके एक्सेप्शंस जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। नोट करते चलना, जो बता रहा हूँ मैं पेपर में बहुत काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। देखो, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, इसको डिफरेंस के रूप में याद नहीं करना है, समझ के रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको सिर्फ दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, दिमाग में रखना है अच्छे से, डिफरेंस जैसा नहीं करना है। पर इंक्रीज देखो, अगर क्या लिखा है, इट इज़ सिचुएशन वेयर सप्लाई ऑफ कमोडिटी राइज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर देन प्राइस। देखो यहाँ पे प्राइस सेम है, यहाँ भी प्राइस सेम है, पर यहाँ पे क्वांटिटी 10 से बढ़ के 20 हो गई, प्लस में आ गई, और यहाँ पे 10 से कम होके 5 हो गई, मतलब माइनस में चली गई, जबकि प्राइस तो वही की वही है। इसका मतलब जब प्राइस सेम हो, क्या हो, प्राइस हो सेम, फिर भी दूसरे किसी कारण की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है तो उसको इंक्रीज़ बोलते हैं, सप्लाई कम हो जाती है तो उसको डिक्रीज़ बोलते हैं। याद रहेगा, अगर प्राइस सेम है और फिर भी सप्लाई बढ़ेगी तो इंक्रीज़, सप्लाई कम होगी तो डिक्रीज़। ठीक है, इतना समझ में आया। इस समय क्या होता है, जो कर्व रहेगा ना वो हो जाएगा शिफ्ट, लेफ्ट टू फॉरवर्ड शिफ्ट सप्लाई कर्व टूवर्ड द राइट। ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, राइट में क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट राइट साइड में। और अगर डिक्रीज होगी तो ये शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा बेटा, लेफ्ट में। ये ध्यान रखना, लेफ्ट राइट वाला आपको पेपर में ज़रूर पूछते हैं। इंक्रीज होगा तो सीधे हाथ की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब प्राइस सेम हो और दूसरे फैक्टर की वजह से सप्लाई चेंज होती है। अब एक और देखो इसका, एक्सटेंशन और इंक्रीज। देखो क्या डिफरेंस एक्सटेंशन और इंक्रीज में। देखो एक्सटेंशन मतलब भी विस्तार होना, मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब भी वो होता है विस्तार होना है बढ़ना, पर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो ध्यान समझो। एक्सटेंशन के वक्त प्राइस बढ़ रही है इसलिए क्वांटिटी बढ़ रही है, और इंक्रीज में क्या होता है, प्राइस वही है लेकिन अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ रही है। समझ रहे हो, सप्लाई क्या हो रही है प्लस, सप्लाई क्या हो रही है प्लस। ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बोला उन्होंने कि इंक्रीज इन प्राइस, खुद की प्राइस बढ़ी इसीलिए खुद की सप्लाई भी बढ़ी, 10 से 20 हो गई। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। खुद की प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सटेंशन, और किसी और वजह से, भाई खुद की प्राइस तो वही की वही है लेकिन किसी अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे इंक्रीज। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अपनी प्राइस सेम है फिर भी सप्लाई बढ़ रही है तो इंक्रीज, और अपनी प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ रही है तो एक्सटेंशन। यही आपको डिमांड में भी आएगा कि अगर खुद की गुड्स की प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़ रही है या डिमांड कम हो रही है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। और अगर अपनी प्राइस जो है वो बड़ी है और उसकी वजह से डिमांड कम हुई है, खुद की प्राइस की वजह से डिमांड कम हुई है तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, और खुद की प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ती है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या ध्यान रखना है, अगर ओन प्राइस बोले, खुद की प्राइस बोलेंगे तो होगा एक्सटेंशन ये, या फिर कॉन्ट्रैक्शन कमी। और अगर खुद की प्राइस नहीं हो, अदर फैक्टर हो, कौन से हो दोस्तों, अदर फैक्टर, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। ये डिमांड में, यही सप्लाई में। देखो दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन अभी क्लास से ख़त्म करता हूँ। यही डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये आप पढ़ लोगे तो ऐसा ही क्वेश्चन डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी पेपर में आता है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे सप्लाई लिखा है और वहाँ पे क्या लिखा होता है, डिमांड। बस यही क्वेश्चन, यही पांचों पॉइंट उसके भी है,
डिमांड के यही पांचों पॉइंट, सप्लाई के भी दोस्तों। देखिए पहला पॉइंट, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक मतलब होता है, देखो बेटा, इलास्टिक मतलब होता है लोच या खिंचाव। जैसे अपने होता है ना, अपना इलास्टिक है भाई, स्ट्रेचेबल है, तो वैसे ही होता है। तो देखो अगर अपनी प्राइस बढ़ रही है, अपने गुड्स की क्या हो रही, प्राइस बढ़ रही है, 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई, प्राइस बढ़ रही है, लेकिन फिर भी सप्लाई उतनी की उतनी ही है। मतलब भाई मैं कितना भी कपड़े को खींच रहा हूँ पर कपड़ा उतना के उतना ही है, मतलब क्या बोलेंगे, अबे इलास्टिक नहीं लगा इसमें, मतलब उसको बोलेंगे इन इलास्टिक। और सप्लाई कैसी होगी उस समय पे बेटा, ज़ीरो। क्या होगी, ज़ीरो। और लाइन कैसी होगी, बिल्कुल सीधी होगी लाइन, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन होती है बेटा, ये वर्टिकल। ऐसी सीधी लाइन होती है वर्टिकल, और ऐसी आड़ी लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये लाइन होती है वर्टिकल, ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल। तो ये लाइन कौन सी है, वर्टिकल। और वर्टिकल किसकी है, वर्टिकल टू वाई एक्सिस। वर्टिकल टू वाई एक्सिस। समझ में आया कि भाई प्राइस बढ़ रही है फिर भी सप्लाई बिल्कुल बदलने का नाम नहीं ले रही, सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही है, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। अब लिखोगे कैसे आपको, इफ प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ सप्लाई रिमेन अनचेंज। अनचेंज मतलब बदली नहीं, तो उसको बोलेंगे इन इलास्टिक, और इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है। ग्राफ कैसे बनेगा, वर्टिकल बनेगा, वर्टिकल टू वाई एक्सिस, या इसको पैरेलल टू वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप आता है इसमें परफेक्टली इलास्टिक। अब इलास्टिक मतलब बिल्कुल स्ट्रेचेबल, खतरनाक स्ट्रेचेबल, है ना। देखो प्राइस उतनी की उतनी है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी क्वांटिटी बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। पहले 10 लोग बेचते थे, फिर 20 लोग, फिर 30, मतलब बढ़े जा रही है। नहीं तो 10 से 20 पे आ गए, 20 से 30 पे आ गए, मतलब लगातार बढ़ रही है और प्राइस वहीं के वहीं है। ठीक है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। और बहुत ज़्यादा को अपन बोलते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। ये साइन होता है इनफाइनाइट का बेटा, वो यहाँ लिखा हुआ है। और इस समय लाइन कैसी होती है बेटा, ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ऊपर, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये होता है एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल होती है, और पहले वाली वाई के पैरेलल थी। ठीक है, याद रहेगा इतना, ये लिखा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व बनेगा। कर्व कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल, और किसके पैरेलल होगा, एक्स के। और जब इनइलास्टिक था तो वाई के पैरेलल था, और लाइन कैसी थी, वर्टिकल। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या लिखोगे, प्राइस रिमेन सेम बट क्वांटिटी विल राइज, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक। तीसरे टाइप का देखो, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है बेटा, जितने परसेंट प्राइस में चेंज आएगा उतने परसेंट क्वांटिटी में चेंज आएगा। प्राइस में देखो 10 से 15 हो गई, मतलब 10 से 15 हो गई मतलब 50% बढ़ी, तो क्वांटिटी भी 100 से 150 हो गई, मतलब ये भी 50% ही बढ़ी। मतलब जितना परसेंट प्राइस बढ़ेगा उतना परसेंट क्वांटिटी बढ़ेगा। दोनों की वैल्यू 50 से 50 कैंसिल, मतलब आया 1। जब इलास्टिसिटी 1 होती है उसको बोलते हैं हम यूनिट इलास्टिक। डायग्राम भी बनाना एग्जाम में, ध्यान रखना। देखो प्राइस पहले 10 थी, तो पहले प्राइस 10 थी, तो ये कितना था, 100, तो ये आ गया 100 पे। प्राइस हो गई 15, प्राइस हो गई 15, तो क्वांटिटी हो गई क्या पे, 150 पे। ये ग्राफ हमारा बन गया सप्लाई का। ठीक है, दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। जितने परसेंट प्राइस बढ़े उतने परसेंट सप्लाई भी बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो था ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिट मतलब, यूनिट मतलब होता है 1, मतलब 1 से ज़्यादा हो। प्राइस सिर्फ बढ़ी 50%, कितनी बड़ी प्राइस, 50%, और क्वांटिटी सीधे बढ़ गई 100%। मतलब प्राइस 10 से 15 हुई तो क्वांटिटी 100 से 200 हो गई भैया। 50 एकम 50, कितना चेंज आया, 50% का। 50 दूनी 200, 2%, मतलब इलास्टिसिटी कितनी हो गई, 2। तो जब भी इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है, क्या होती है, 1 से ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक। डायग्राम थोड़ा स्टीफर बनेगा, कुछ नहीं, आपको सिर्फ चार्ट बनाना है। 5, 10, पहले जब 10 थी तो 100 पे बनाओ, जब 15 हो गई तो 200 पे बना दो, लाइन खींच दो पॉइंट से पॉइंट मिला के, ये आपका ग्राफ बन गया। एक और लास्ट टाइप देख लो,
लास्ट टाइप है दोस्तों लेस देन यूनिट इलास्टिक। इसका मतलब होता है 1 से कम। भाई प्राइस 10 से 20 हो गई, मतलब प्राइस में आया 100% का चेंज, पर क्वांटिटी 100 से 150 ही हुई, क्वांटिटी में से 50% का चेंज आया, मतलब ये 0 से 0 कैंसल, आंसर आया 0.5। तो मतलब जब इलास्टिसिटी 1 से कम होगी, क्या होगी, 1 से कम, तो उसको बोलेंगे लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। समझ में आया? सबको आ गया ना अच्छे से? देखो 10 से 20 हो गई, मतलब पूरा 100% बढ़ा। 10 का पूरा 100% निकालेंगे तो 10 ही आएगा। 10 + 10 20 हो गया, मतलब प्राइस बढ़ रही है सीधी डबल, और क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है, सिर्फ हाफ। मतलब कितना चेंज आ रहा है, 0.5 का आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा कैसे, यही पॉइंट है, बस जैसे सप्लाई है ना वहाँ क्या आ जाएगा, डिमांड। तो ये बन जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ध्यान रखना सप्लाई में क्या होता है, प्राइस बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, लेकिन डिमांड में इसका उल्टा हो जाएगा। जहाँ आप प्राइस बढ़ाओगे वहाँ सप्लाई को कम करना है। तो एक बार सप्लाई वाला, जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना सप्लाई वाला, कॉपी में नोट करोगे, तो उसके जस्ट बाद आप अपनी किताब में डिमांड वाला चैप्टर निकालना, उसमें देखना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उन दोनों में कंपेयर करना कहाँ पे चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल चेंज नहीं है, बस डिमांड की जगह सप्लाई करना है, और प्राइस बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, और डिमांड में क्या होता है उल्टा, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। ये ध्यान रखना बस, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम। तो ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और कुछ ऑब्जेक्टिव लेके सुबह मिलता हूँ। आप मेरी वीडियो सुबह ज़रूर देखिएगा। पेपर देने जाने के पहले कुछ ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको सुबह डिस्कस करवाऊँगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको कुछ क्वेश्चन भी ऐसे मिलेंगे जो आपको सुबह पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अभी टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि 10th वालों के पेपर भी चल रहे हैं, मुझे कम टाइम मिल रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो मैंने अब डिफरेंस कराए हैं उनको बिल्कुल पक्के याद कर लीजिए। जो मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया सप्लाई वाला, इसलिए कराया क्योंकि डिमांड और सप्लाई बिल्कुल सेम है, इनके फैक्टर अफेक्टिंग भी दोनों के सेम है, इनके एजम्पशंस भी लगभग सेम है, इनके एलिमेंट भी सेम है। तो अगर आप सप्लाई याद कर लेते हो तो डिमांड लिख सकते हो, और डिमांड याद कर लोगे तो सप्लाई लिख सकते हो। बस ध्यान रखना डिमांड और प्राइस में होता है निगेटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन दोस्तों, निगेटिव। निगेटिव को बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन, मतलब उल्टा। और सप्लाई में होता है पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, इतना आप याद रखो। बाकी मैं आपको जो कुछ और क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 क्वेश्चन है कंपटीशन वाले, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली कंपटीशन, ये मैं आपको पहले से मेरे ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में बहुत अच्छे डिफरेंस बना के समझा चुका हूँ, तो उसमें से नोट कर लेना। फिर मैंने आपको एक MU और TU, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी वाला क्वेश्चन ग्राफ सहित मेरे ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में बनाया था, वो आप अपनी कॉपी में बनाना। जो मैंने उसमें 5-6 पॉइंट लिखवाए थे वो बनाना। क्या थे वो पॉइंट, एक बार आपको मैं रिवाइज करा दूँ, देखो ध्यान से, कि जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है तब भी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, बट डिक्रीजिंग रेट से। बढ़ती तो है पर कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। यहाँ पर बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट से। जब MU बढ़ेगी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, तो टोटल भी बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से। जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी तब भी टोटल बढ़ेगी तब भी, पर डिक्रीजिंग रेट से। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तब TU हो जाएगी मैक्सिमम। क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम। ये ऑब्जेक्टिव आता है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगी, मतलब माइनस में चली जाएगी, तब TU जो है टोटल यूटिलिटी वो गिरना शुरू होगी, वो होगी फॉल या डिक्रीज होना शुरू होगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी तब टोटल यूटिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगी बेटा, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस में हो जाएगी तब टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू होगी। क्या होना शुरू होगी, डिक्रीज, मतलब नीचे जाना चालू हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको ग्राफ बना के भी दिखाया था।
एक बार वापस से छोटा सा मैं दिखाता हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो। ये हमारा एक पूरा ग्राफ है, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है तो टोटल भी बढ़ रही है। ये मार्जिनल टोटल, जब मार्जिनल यूटिलिटी नीचे आ रही है तब भी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गई तो टोटल वाली हो गई मैक्सिमम। जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो गई तो टोटल वाली जो है वो भी गिरना शुरू हो गई। ये लाइन टी यू की है और ये लाइन है एम यू की। देखो जब ये ज़ीरो है तो ये कितनी है, मैक्सिमम। जब एम यू ज़ीरो है तो टी यू है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम। और जैसे ही एम यू माइनस में गई, काय में गई, माइनस में, तो टी यू भी नीचे आना चालू हो गई। इसको बोलते हैं डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। जब एम यू पॉजिटिव था तो टी यू भी पॉजिटिव था। ग्राफ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसके अलावा देखो कौन कौन से क्वेश्चन करना है आपको बता दूं मैं। फंक्शन ऑफ मनी करना है, मनी के कार्य करना है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक करना है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक करना है आपको, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करना है आपको अच्छे से। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के आपको रूल पढ़ना 17 चैप्टर में से। इसके अलावा आपको जो अपना चैप्टर है ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आने जैसा 17, उसमें से आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड का डिफरेंस ज़रूर करना है, क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछेंगे तो आप वही लिख सकते हो। इसके अलावा बजट क्या होता है, बजट कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का होता है बेटा बजट। सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट और बैलेंस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है, जिसमें सरकार के रेवेन्यू ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो। रेवेन्यू ज़्यादा, एक्सपेंडिचर कम। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे गवर्नमेंट के, सुनना वापस से, जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम, वहाँ होता है सरप्लस बजट। और जहाँ पे रेवेन्यू कम होता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है वो होता है बेटा डेफिसिट बजट। ये डेफिसिट, ये सरप्लस। सरप्लस, रेवेन्यू ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम तो सरप्लस बजट, रेवेन्यू कम एक्सपेंडिचर ज़्यादा डेफिसिट बजट। और जहाँ पे रेवेन्यू और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बराबर, वहाँ होता है बैलेंस बजट। एक बात और आपसे पूछते हैं कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है तो उसके लिए कौन सा बजट बेस्ड है, तो उसके लिए जो बजट बेस्ड है उसका नाम है दोस्तों डेफिसिट बजट। जोन सी भी डेवलपिंग कंट्री होती है उनके लिए बेस्ट बजट का नाम क्या है, डेफिसिट, ठीक है। तो ये कुछ खास क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको मेरी इसकी पहले वाली वीडियो में बता दिया है दोस्तों। इतना अगर आप कर लोगे तो एग्ज़ाम में आप ज़रूर से ज़रूर पास हो जाओगे। जिन बच्चों को दिक्कत है पास होने की, वो इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताए हैं, वो जो मैंने डिमांड सप्लाई वाले क्वेश्चन बताए हैं, वो ध्यान रखना, सप्लाई का जस्ट उल्टा डिमांड होता है। तो ये सप्लाई कर लोगे तो डिमांड भी हो जाएगा। बस एक बार आप सप्लाई और डिमांड चैप्टर को साथ में पढ़ना। सप्लाई की डेफिनेशन, डिमांड की डेफिनेशन, सप्लाई के एलिमेंट, डिमांड के एलिमेंट, सप्लाई के फैक्टर अफेक्टिंग, डिमांड के फैक्टर अफेक्टिंग, दोनों को साथ में पढ़ोगे तो आपको दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर बहुत सिंपल है, वो आपको ज़रूर आएगा। सेंट्रल बैंक के फंक्शन, कमर्शियल बैंक के फंक्शन, ये ज़रूर बहुत अच्छे से याद कर लेना। मनी के फंक्शन क्या होते हैं ये ज़रूर कर लेना, मनी क्या होती है ज़रूर कर लेना। बार्टर सिस्टम के डिफेक्ट्स हट गए हैं तो ध्यान रखना, उतना नहीं है, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन ज़रूर करना है पेपर में, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह की वीडियो के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मैं आपके लिए सुबह और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और कुछ खास बातें लेकर आऊँगा जो पेपर में काम आएगी। ओके, ऑल द बेस्ट। अभी तक कुछ लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला। और देखो ये मैं सब वीडियो आप बच्चों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरी क्लास के बच्चे हैं जो मुझसे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से, और ये सब वीडियो उन सबके लिए ताकि अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आओ। बाकी तो मैं आपके साथ हमेशा था और हमेशा हूँ। सब पास हो जाओगे, टेंशन मत लेना। ऑल द बेस्ट।